सबसे पहले तो जनता देश संगठन टीम पूरे परिवार की ओर से आप सभी देश भर के राज्यों से अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर सभी संगठनों के वरिष्ठ समाजसेवी और अनुभवी हैं। आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूँगा और इसका श्रेय हमारी ज्योति जी इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की जो चेयरमैन हैं उनके लिए चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि उनके ही माध्यम से हमें ये जरिया मिला है। हम यहाँ बैठकर आप सब हमें एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला और धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरा नाम तो मैं जनक दीदी के नाम से उन्होंने खुद भी कहा है कि वो जनक दीदी हैं। समय वाकई बड़ा अभाव होता है समय का उनके पास में, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और डॉक्टर पठानिया जी और डॉक्टर कौशिक जी जो अनुभवी और तजुर्बेकार हैं हमारे बीच में, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से आपके बीच में और इस मंच पर बैठ करके अपना अनुभव शेयर करने का जो जनता देश संगठन परिवार ने मुझे मौका दिया। हमारे जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह जी मेरे साथ हैं, पूरी टीम के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंदौर की पवित्र भूमि को जिसने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को पैदा किया, जन्म दिया, इन्हीं की गोदी में उन्होंने सांस ली है। धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंदौर की पवित्र भूमि को जिसने भारत की दीवार कहने वाले क्रिकेट जगत में राहुल द्रविड़ सिंह जी प्रख्यात क्रिकेटर खिलाड़ी, उसकी भूमि को जन्म देने वाली ये इंदौर की भूमि है। और नमन करना चाहूँगा हमारे इस इंदौर की सभी पूरी मातृभूमि को, मातृशक्ति को, जनवासियों को जिन्होंने विश्वविख्यात और बेखौफ शायर डॉक्टर राहाजी तोरी जी को जन्म दिया, जिन्होंने अपना सरनेम ही इंदौर रख लिया। आप जानते होंगे, आप सभी परिचित हैं उनसे, किसी नाम के मोहताज नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम करने वाले सलमान जी, आदरणीय सलमान खान जी जो एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, उसको जन्म देने वाले भी ये पवित्र भूमि इंदौर की है। मैं नमन करना चाहूँगा। अपनी बात बढ़ाने से पहले मैं आपको, चूंकि हम और आप यहाँ पर एक दूसरे से लगभग अपरिचित हैं, इसलिए जो समय मिला, और समय वाकई बड़ा कीमती है, और इस कीमती समय से संक्षिप्त कितना भी करूं तो भी मुझे थोड़ा समय तो चाहिएगा। ये क्योंकि हम सब एनजीओ चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का। उसी कड़ी में मैंने अपने आप को जोड़ा और 2019 में इसकी जो शुरुआत हुई, जनता देश संगठन की जो शुरुआत हुई थी, जब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना की तहजीब लेकर के आपके बीच में आया हूँ। जिला सहारनपुर पड़ता है जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो अपना सीमा से लगता है, वहाँ से चल करके मैं आया हूँ आपके बीच में। और हमारे यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। ये बात इसलिए बता रही क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल होता है, हमारा चूंकि हम समाज सेवी है, समाज सेवी होने के नाते दुनिया का जितना भी दुख है वो एक समाज सेवी के हिस्से में आता है। दुनिया के जितने भी सुख है वो उनको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और परित्याग करने के बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। 2019 में मैं पहली बार, और मैं अपना अगर छोटा सा परिचय दूं, मैं फौज से हूं और ये समाज सेवा का जज्बा ऐसा पैदा हुआ कि 2021 में मैं अपने समाज के लिए, समाज सेवा के लिए अपनी फौज की नौकरी छोड़ करके आ गया। और चूंकि मैं अगर फौज से हूं तो जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में एक सिपाही की हैसियत से मैं कार्यरत था। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1999 के कारगिल वार का आई विटनेस हूं, साक्षी हूं मैं। कारगिल वार में मैंने उस पृष्ठभूमि को, उस दर्द को, उस दुख को, उस पीड़ा को सहन भी किया और झेला भी है, जो कारगिल वार में हमारे जवानों ने, हमारे अनगिनत जवानों ने शहादत दे करके हमारी पवित्र भूमि को, हमारे कण कण को बचाया था। उस कारगिल युद्ध का मैं साक्षी हूं, क्योंकि कारगिल, द्रास और पटालिक में उसी समय में हमारी टुकड़ियां, हमारी यूनिटें काम कर रही थी और मैं उसका हिस्सा रहा। सौभाग्यशाली समझता हूं खुद को कि मुझे उस समय में, कुछ ही समय में भारत की सेवा करने का मौका मिला। और उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए है कि मैं देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा का जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। इसलिए 2021 में मैं अपनी नौकरी छोड़ करके समाज के लिए समर्पित हो चुका हूं। और साथियों, चूंकि मैं इंजीनियर से हूं और यदि मैं अपनी ड्यूटी की बात करूं, मेरा रिटायरमेंट साथियों 2036 में होता है। 2036 में अगर मैं रिटायरमेंट आता हूं तो अपने परिवार के साथ में, करोड़ों के साथ में, साधन संपन्न के साथ में अपने बच्चों को केंद्रीय स्कूल में पढ़ा भी सकता हूं, साधन संपन्न ले सकता हूं। सरकार मुझे वो सारी फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं मुझे देती है जहां मुझे जाकर के किसी से मांगने की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन बावजूद उसके
सामाजिक पीड़ा थी देश के अंदर जो हालात चल रही है वो देखते हुए जब मैं पहली बार 2019 में जिला सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज के नाम से बना हुआ है साथियों, और वो 2007 में बना था। 2007 में बनने के बाद में सरकारें 3 बदल चुकी थी, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। साथियों, आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी, हमारे देश का एक गरीब तबका, दीनहीन वंचित मजदूर आदमी, जिसके पास में आज यदि वो अच्छी फैसिलिटी लेना चाहिए, डॉक्टर के पास अच्छा स्वास्थ्य के लिए जाएगा तो उसके पास में डॉक्टर की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते साथियों। और इस सरकारी संस्थानों का महत्व वो गरीब आदमी ही जानता होगा जो 1 रुपए की पर्ची पर अपना फ्री में इलाज कर सकता। साथियों, जनता दल संगठन ने 3 साल मशक्कत करके 3 साल की स्ट्रगल के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, हमारी पूरी टीम ने, और गांव दर गांव जाकर के पूरे शहर में, पूरे मंडल के अंदर में हमने हजारों चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की और आम आदमी की जो परेशानी है उससे सरकार को अवगत कराया। और साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने जब इस मुहिम को शुरू किया, हमें बेशक लंबा समय लगा, लेकिन सरकार को उस परेशानी को समझना पड़ा और 29 नवंबर 2022 को सरकार ने हमारी बात को या आपकी परेशानियों को समझा और 2022 में 29 फरवरी को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश सिंह पाठक ने आकर उस पीजीआई का दोबारा उद्घाटन किया और उसमें करोड़ों की मशीन लगा करके चालू किया। ये आप लोगों की बदौलत और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के तजुर्बे से हम लोग कर पाए साथियों। क्योंकि जनता दल संगठन का मेन मोटो है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, जो देश के आम आदमी की नागरिक की जरूरत है। और जनता दल संगठन, मैं आपको बता दूं, जनता दल संगठन सभी धर्मों और जातियों और वर्गों और व्यवसाय से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लिए एक साथ काम करता है। जनता दल संगठन में हर वो व्यक्ति जुड़ा है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से है, जनता दल संगठन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलता साथियों। और इसलिए हम ये इतने बड़े बड़े संघर्ष झेल भी जाते हैं। अब साथियों, अगली कड़ी में आ जाइए शिक्षा के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है साथियों, और उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम का हाल है, मैं ये नहीं कहूंगा इस मंच के माध्यम से, अभी सर ने बताया था कि वीडियो माननीय मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी के पास में जाएगा, मैं इस मंच के माध्यम से, इंपैक्ट इंडिया की मंच के माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 स्कूलों को बंद करने का, प्राथमिक विद्यालयों का जो निर्णय लिया था वो गरीब आदमी के अहित में था, वो नहीं होना चाहिए था, जिसमें 5,000 स्कूल प्राथमिक विद्यालय सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया और शायद वो आज किसी स्तर बंद भी हो चुके हैं। साथियों, यदि मैं जमीनी स्तर पर काम करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए, जब हमें इस बात का पता लगा तो हमने वही शिक्षा कलम को अपना हथियार बना करके और जहां तक हम पहुंच सके साथियों 30-35 ग्राम प्रधानों से समर्थन प्राप्त किया हमने, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था और जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव ले सकते थे कम से कम समय में लेकर के हमने वो चिट्ठी, वो ज्ञापन माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास में, माननीय गवर्नर साहब के पास में और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में और महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में भेजा। और जनता दल संगठन ने ये सरकार से अनुरोध किया उस ज्ञापन के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं जनता दल संगठन को दे दिए जाए, हम चलाने के लिए तैयार बैठे हो साथियों। अगर शिक्षा के स्तर में हमें काम करना साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की गलती है साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षकों की गलती है साथियों, लेकिन चाहे गलती सरकार की है या शिक्षकों की है, दोनों ही बीच में जो गरीब बच्चे जो वहां स्कूल में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही हैं, उन बच्चों की शिक्षा छूट जा रही है साथियों। उनमें कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं साथियों। आप जानते हैं गरीब आदमियों का सहारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय ही होता है, और प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के भविष्य, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनका भविष्य होता है, उनकी शुरुआत होती है। यदि बच्चों को उनकी शुरुआत ही अच्छी नहीं मिलेगी साथियों, तो वो कहां से अच्छा पेड़ बन पाएंगे साथियों। मैं सहमत हूं भाई साहब से कि पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ को सींचना बड़ी बात है, क्योंकि उसके साथ उसने संघर्ष झेलना है साथियों। और तीसरा हमारा साथियों रोजगार, मैं प्रधानिया जी से सहमत हूं, सरकार ने वाकई बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है। महिला उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने अनगिनत योजना चलाई हुई है, लेकिन क्या कारण है कि वो योजना धरातल स्तर पर 0% भी नहीं पहुंचती है। क्या कारण है कि सरकार की तरफ से योजना गरीब आदमी के लेकर के चलती है और वो
सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की जेब मत से मत करके रह जाती है। उसी कड़ी में एक योजना है जिसका पठानिया जी ने जिक्र किया है, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके तहत केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई हुई है जिसमें समूह सखी महिलाओं को जोड़ करके गांव दर गांव ग्रुप बनाए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं और उनके तहत अनगिनत योजनाएं चलाई हुई साथियों। लेकिन साथियों वो महिलाएं, सरकार का उद्देश्य ये होगा कि महिलाओं को समानता का अधिकार दें, बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन जब उनकी आप कार्यशैली या उनकी ड्यूटी पे जाते हैं साथियों, तो आप देखेंगे कि उनकी ड्यूटियां गांव में जल सखी से लेकर के मेट सखी और ग्रामीण स्तर पे, चाहे तो गरीब बच्चों की भूखमरी का शिकार कितने बच्चे, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, किस गांव का पानी दूषित है या नहीं है उसकी रिपोर्ट तैयार करना, किस गांव में वृद्धा पेंशन की कितनी डिटेल है उसकी देखरेख करना, किस गांव के अंदर में गरीबी का स्तर क्या है वो तैयार करना साथियों। जबकि इसके नाम पे अलग अलग पद पे अलग अलग सरकार की तरफ से विभाग छूटे हुए हैं, लेकिन साथियों उसके बावजूद समूह सखी महिलाएं के पास में मेरे ख्याल में, मैं पिछले 1.5 साल से उनके साथ जुड़ा हूं और अनुभव किया है कि जितनी ड्यूटियां वो महिलाएं करती है ना, महिला के पास में चूंकि जिम्मेदारी होती है घर परिवार चलाने की, और उसके बाद में वो महिलाएं घर से निकल करके वो सारी जिम्मेदारियां करती है साथियों पूरी। और साथियों उनके माध्यम से सरकार ने लाखों लाखों रुपया आवंटित किया हुआ साथियों, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है साथियों। और सरकार की रिकवरी का और वितरण की सारी जिम्मेदारियां उन महिलाओं पे आती है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेती है तो उनकी तनख्वाह क्या है? आपको यकीन नहीं होगा, हैरानगी होगी, उनको मात्र तनख्वाह के नाम पे 800 रुपए महीना पे मिलता है। जी हाँ, 800 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है उन महिलाओं को। साथियों अगर आप 800 रुपए को 30 रुपए में डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल में 27-28 रुपए एक दिन की दिहाड़ी बनती है साथियों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार नहीं दे रही है तनख्वाह, हो सकता है सरकार की तरफ से उनको तनख्वाह ज्यादा दी गई हो, लेकिन क्या कारण है कि 1.5 साल से जनता दल संगठन सहारनपुर के धरना स्थल पर बैठ करके महिलाओं की वेतनमान बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है और आज तक उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की साथियों। यदि उनके बारे में, और हजारों चिट्ठियां साथियों, हजारों चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं साथियों। किसी तरह का ऐसा नहीं कोई हिंसक प्रदर्शन हुआ है कि भाई हम दंगा कर रहे हैं, लठ उठा के चल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सारे काम कर रहे हैं बावजूद उसके। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि सहारनपुर में लगभग ऐसा कोई महीना नहीं है इन 1.5 वर्षों में कि जब वहां कोई कैबिनेट मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ना आते हों या विपक्षी पार्टी को लेकर नेता ना आते हों, सब आते हैं। लेकिन कारण आज तक समझ नहीं पाया कि उन लोगों को द्वारा जो इतनी चिट्ठियां या इतनी शिकायतें या इतने प्रार्थना पत्र वहां तक पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी उन महिलाओं की तनख्वाह को लेकर के किसी के कान में जू नहीं लगी साथियों। ये सरकारी सिस्टम की होने वाली, हो सकता है किसी ना किसी कमी के कारण रहा होगा। जब मैंने आरटीए डाल करके नेचर ऑफ ड्यूटी पूछने की कोशिश की सहारनपुर विकास अधिकारी से, हमने आरटीए डाल करके मैंने खुद पूछा आप इनकी ड्यूटी बताइए, आप यकीन मानिए किसी के पास में माकूल जवाब नहीं होता। आप इनकी पहचान बताइए, किसी का कोई उत्तर नहीं। आप इनकी तनख्वाह बताइए कितनी, किसी के पास कोई, आप इनकी भर्ती प्रक्रिया बताइए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता साथियों। आप जानते हैं कि समाज सेवा, आप सब मुझसे काफी बड़े भी हैं, काफी अनुभवी भी बैठे हुए हैं। समाज सेवा अपने आप में वाकई तलवार की धार पे चलने वाला काम है, जहां पे आपको कदम कदम पर समाज की क्या और लोगों की क्या ताने भी सुनने पड़ती है, बात भी आप मखौल का शिकार भी बनते हैं। लेकिन ये आपके हमारी एक दूसरे की ताकत ही है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं साथियों। और साथियों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस समय 10 लोग एक साथ खड़े होकर के किसी के पास जाकर बैठेंगे उसकी ताकत का पता लगता है। आप सब जानते हैं, आप किसी के पास में 2 आदमी जाकर खड़े हो जाइए, आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर संख्या 100 में हो जाए तो आपको हर कोई संख्या गंभीरता से लेगा, क्योंकि मसला बड़ा है। तो मेरी इस मंच के माध्यम से मैं हमारे डॉक्टर दीदी, जनक दीदी जी, उनके पास समय नहीं था, मैंने वो बात रखी हुई थी, मैं 2 ज्ञापन लेकर का हूँ। और ऐसा नहीं है कोई हवाई में बात कर रहा हूँ। जनता दल संगठन के आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, सैकड़ों वीडियो, एक आध नहीं, सैकड़ों वीडियो हमारे स्ट्रगल और संघर्ष की कहानी बयां करेगी, जो आपको बता देगी कि हमने कब कब क्या क्या काम, किन किन विषयों पे काम किया। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही सारी बातें वो आपको दिखाएगी। और मैं गुजारिश करूँगा इस मंच के माध्यम से कि आप सहारनपुर की सरजमीन में आइए, सहारनपुर में आपका कार्यालय है। अगर ये जितनी भी समस्याएं हैं, यदि हम सब मिलकर के उन पे एक साथ एक मंच पे आकर के बात करें, काम करें, तो हो सकता है ये जो समस्याएं हैं ये हम सरकार तक पहुंचाएं और इनका निदान हो जाए।
हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें इन बातों से वो अवगत ना हो या सही तरीके से उनका पता ना हो। मैं वो ज्ञापन लेके गया, यदि आप सबका मशवरा हुआ और आपकी सबकी रजामंदी होगी, मैं एक संयुक्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को देना चाहता हूं। यदि आप लोगों की सहमति होगी तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि, और रही बात स्ट्रगल की और रही बात पठानिया जैसे और कौशिक साहब जैसे अनुभवी लोगों की, तो हम तो अनुरोध करेंगे कि आप हमें रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन बनकर हम आपके साथ चलने के तैयार हैं। आप सबने सुना, इसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।